आदरणीय हमारे भारतीय समाज के लोगों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों के बीच में नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल सब बंधुओं को। उसके बाद मैं आप लोगों को यह भी क्लियर बता देना चाहता हूं कि आज सत्य पर आधारित सत्य को मैं प्रस्तुत करने का, उसी सत्य को मैं आप सब लोगों के समक्ष बयान करने जा रहा हूं, वर्णन करने जा रहा हूं। वो बात यह है कि भारत का इतिहास हम लोगों को क्लियर बताता है और इसकी साक्षी है कि मेरे पास में भारतीय इतिहास की साक्ष्य है। भारतीय इतिहास साक्षी है कि मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमणों से पूर्व अति प्राचीन काल तक बंगाल हिंदू राजाओं के शासन का एक बहुत बड़ा केंद्र था। भारतीय इतिहास के स्वाध्याय से ज्ञात होता है कि तुर्कों के बंगाल विजय से पूर्व बंगाल पर 61 हिंदू राजाओं ने 4500 वर्ष तक निरंतर शासन किया था। हिंदू राजाओं के बाद ही तुर्कों का हमारे भारत में आगमन हुआ था, जिसमें सबसे पहला व्यक्ति जो था वो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जो कि शासन करने के दृष्टिकोण से यहाँ उसका आगमन हुआ था। तो मैं उसके ज़िंदगी पर हल्का फल्का प्रकाश डाल देता हूँ। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर शासन के उद्देश्य से 1175 में आक्रमण किया था। 1175 में उसने मुल्तान तथा ऊच एवं 1182 में सिंध विजय कर लिया था। ये सब स्थान अखंड भारत के अंदर थे। उस वक्त सब भारत के अंदर था। जहाँ से वो आया था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, वो गौर भी भारत का ही अंग था, अफ़गानिस्तान। और उसने यहाँ पर आक्रमण जो किया तो सबसे पहले 1175 में किया, फिर 1175 के बाद 1182 में सिंध विजय कर लिया और 1191 में पंजाब के भटिंडा के समीप तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान तृतीय से युद्ध में पराजित होकर गौर चला गया। 1192 ईस्वी में पुनः वह भारत पर आधमका, यानी अर्थात 1192 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी पुनः भारत पर चढ़ाई के लिए आ गया। किंतु दुर्भाग्यवश पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ तथा रण क्षेत्र में हुतात्म हुए। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी भारत विजित कर अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का वायसराय नियुक्त कर वह अपनी राजधानी गौर अर्थात अफ़गानिस्तान को लौट गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को बंगाल का विजय करना था, अतः उसने इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी के नेतृत्व में बिहार एवं बंगाल सबको उसको विजय करना था। इस विजयाभियान हेतु सेनाएं भेजी। हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, तिरहुत
के दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सारण, सीवान एवं गोपालगंज के समीपवर्ती क्षेत्र और पूर्व में गौर, नदिया तथा सोनारगांव, बारसोल एवं बिहार, नालंदा, उदयंतपुर वर्तमान बिहार शरीफ, देवकूट वर्तमान देवकुंडा जो अरवल एवं औरंगाबाद के जिला के सीमा पर यह नगर अवस्थित है। जाजनगर जो आज उड़ीसा राज्य स्थित जाजपुर नामक जिला के अंतर्गत अवस्थित है। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य नगरों पर सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन का शासन था। तो समझ में बात आ गई कि यहाँ से पूरा बांग्लादेश से लेकर के हमारे दरभंगा, सारण, चंपारण, गोपालगंज यहाँ तक लक्ष्मण सेन का शासन था। और जब तुर्कों का प्रादुर्भाव इस देश में हुआ तो पूरे क्षेत्रों को तुर्की शासन में मिलाने के लिए इख्तियारुद्दीन खिलजी को जो है सैनिक अर्थात सैनिकों का जो है मालिक यानी सेनापति बना दिया। तो इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के सेना में भर्ती हुआ था। अब जो है सवाल उसके भर्ती के बाद वो क्या करता है, तो इसका हल भी जो है हम इतिहास से ही करेंगे। इसके बारे में इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी के बारे में भी हल्का सा जानकारी हम लोगों को चाहिए, इसलिए इसका हवाला मैं तारीख़ फ़रिश्ता से देने की कोशिश करूँगा। तारीख़ फ़रिश्ता का लेखक मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता हिंदू शाह ने इतिहासकार अलबादी मुल्ला अहमद तनवी की पुस्तक तारीख़ अल-आनी के हवाले से इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि मोहम्मद इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी गौर वर्तमान में अफ़गानिस्तान का एक ऐतिहासिक नगर का अस्थायी निवासी था। उस समय गौर का शासक जो था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था तथा गियासुद्दीन शामा गजनी का शासक था। यह गजनी भी जो है आपको अफ़गानिस्तान में ही है, दोनों क्षेत्र वहीं है अफ़गानिस्तान में। गौर तथा गजनी दोनों क्षेत्र आज अफ़गानिस्तान के अंतर्गत है। इतिहास इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी सुल्तान गियासुद्दीन शामा के शासनकाल में गौर से गजनी पहुंचा। कुछ समय उपरांत वह गजनी से भारत पहुंचा। यहाँ वह शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी उर्फ मोइजुद्दीन मोहम्मद शाम के एक गण्यमान अमीर मलिक मुअज्जम की सेवा में उपस्थित हुआ। अमीर मलिक मुअज्जम की कोशिश से दिल्ली में सुल्तानुल हिंद एवं गौर हुक्मरां शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी उर्फ मोइजुद्दीन मोहम्मद शाम से उनकी मुलाकात हुई। और आगे चलिए, अब उसको नौकरी कैसे मिलती है, उसकी जीवनी पर तो थोड़ा हल्का झांकी देना ही था। सुल्तानुल हिंद शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने उसे कुतुबुद्दीन ऐबक को सुपुर्द किया और 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी को मियान दोआब यानी गंगा जमुना का जो है क्षेत्र जो पड़ता है, जब उसको मियान दोआब का नाम से पुकारा गया था, तो वहाँ के क्षेत्रों का उन परगनों का जागीरदारी दी। कुछ समय पश्चात उसे कंपला तथा पटियाली की जागीर भी मिली। इख्तियारुद्दीन अत्यधिक बुद्धिमान, बहादुर, व्यवहारिक एवं दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसकी शारीरिक बनावट भी अजीब थी। वह अपने हाथों से को छोड़कर खड़ा होता था तो उसके हाथों की
उंगलियां उसकी पिंडुलियों को छूती थी, यानी हमारे घुट ठेहुना से नीचे चला जाता था, उसका निचला भाग में, यानी पाँव के करीब पहुंच जाता था, इतना बड़ा उसका दोनों हाथ था। बिहार और बंगाल विजयाभियान के संदर्भ में 1197-98 में उसने बंगाल की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया। सेन वंश या अंतिम राजा लक्ष्मण सेन भाग निकलने में सफल हुआ, किंतु गुमनामी की स्थिति में ही उसकी मृत्यु हो गई। नदिया लखनौती सोनारगांव तथा गौर के मध्य में अवस्थित है। नदिया जगह कहाँ है, उसका दूसरा नाम लखनौती भी है। तो ये कहाँ है, सोनार लखनौती गौर और सोनारगांव के बीच में वो क्षेत्र पड़ता है, जहाँ इख्तियारुद्दीन खलजी ने खून की होलियाँ खेली, बसे बसाए नगर को वीरान कर दिया। नदिया में गौर पर उसने पूर्ण अधिकार कर इसके अतिरिक्त कर लिया, यानी खुलासा हुआ कि उसने नदिया पर चढ़ाई करके वहाँ के लोगों को कत्लेआम किया। उसके साथ में वहाँ जो है खून की नदी बह गई, और उसके बाद उस पर जब पूर्ण अधिकार उसका हो जाता है तो उसने जाजनगर, जो अभी उड़ीसा के अंदर पड़ता है, बिहार एवं बारसोल पर भी पूर्ण अधिकार कर लिया। 1205 ईस्वी में इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खलजी ने बंगाल की सीमा नदिया के निकट एक दूसरा नगर बसाया, जिसका नाम रंगपुर रखा। ये भी बड़ा सोचने की बात है। नदिया को मिटा करके खून का रंग जो खेला, होली खेला, इसलिए उस जगह से थोड़ा हट करके जो नाम रखा तो उसका रंगपुर नाम रखा, जो आज भी अपने पश्चिम बंगाल में मौजूद है। उसने अपने राज्य की राजधानी कहाँ बनाया, रंगपुर को बनाया, तथा यहाँ पर उसने बहुत सा भवन निर्माण करवाया। उस नगर में उसने कई मस्जिदें बनवाई। इन क्षेत्रों के नगरों एवं देहातों में कई खानकाहों एवं मदरसे बनवाए। उसने इस्लाम धर्म की उन्नति की। इन दिनों लूट की बहुल मूल्य वस्तुएं उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की सेवा में भेजी। बंगाल के सभी जमींदार तथा राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार ली और उसके समर्थक हो गए। अब रहा सवाल ये कि वो तो मनोबल बढ़ गया, और बिहार, जाजनगर, उड़ीसा क्षेत्र लेते हुए बंगाल, दोनों बंगाल जो अभी बांग्लादेश बना हुआ है, वहाँ से ले करके और कहाँ तक, या आपको दरभंगा, सीवान, गोपालगंज तक का क्षेत्र जो है उसके अधीन हो गया। अब लोग छोटा मोटा जो राजा महाराजा दूसरे संप्रदाय के, दूसरे धर्म वाले थे, उन लोगों ने स्वतः उनसे शरणगु हो गया, झुक गया, उसकी अधीनता को कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब इसका मनोबल तो और बढ़ा हुआ था, तो तिब्बत की तरफ इसका मनोबल बढ़ा, और तुर्किस्तान, तिब्बत एवं तुर्किस्तान की विजयाभियान उसका कहा जाता है। इतिहास में उसे तिब्बत एवं तुर्किस्तान की विजयाभियान कहा जाता है। बिहार और बंगाल की सफलता के तदुपरांत वह तिब्बत तथा तुर्किस्तान पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। उसने अपने सेनापति मोहम्मद शेर खां खलजी को जाजनगर, लखनौती एवं अन्य राज्यों की सुरक्षा के लिए अपना सहायक नियुक्त किया, तथा उसके भाई को उसका अमीर सहायक नियुक्त कर दिया। उसने दूसरा अमीर अली मर्दान खलजी को बारसोल, वर्तमान पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिमी मेदिनीपुर जिला अंतर्गत बिनपुर प्रखंड स्थित NH 5 पर यह स्थल अवस्थित है, और देवकूट यानी देवकुंड का व्यवस्थापक नियुक्त कर किया।
अब वहाँ से ये सब इंतजाम बात व्यवस्था करके वो अपनी दल बल 12,000 सैनिकों के साथ जो है रंगपुर से प्रस्थान करता है, जिसे इतिहास में इस तरह बयान किया गया है। इन सभी व्यवस्थाओं के उपरांत इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खलजी 12,000 कुशल सैनिकों की सेना लेकर कोहिस्तान अर्थात भूटान की ओर चला, जो लखनौती और तिब्बत के मध्य अवस्थित है। यहाँ उसने अली मंज नामक व्यक्ति को अपने साथ लिया। अली मंज एक भारतीय नागरिक था जो मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार होकर मुसलमान हो चुका था। उसने उसे अवरोहन नगर ले गया। यह नगर पश्चिम बंगाल के तिमकड़ी नदी के तट पर बसा हुआ था। वह नदी पार करके दूसरे तट पर पहुंचा। वह तिब्बत की ओर जाने ही वाला था कि इस संदर्भ में कामरूप आसाम बंगाल की सीमा का अहोम राजा ने संवाद वाहक के माध्यम से उसे यह अवगत कराया कि तिब्बत पर अभी आक्रमण न की जाए, क्योंकि अभी का समय आक्रमण करने के अनुकूल नहीं है। किंतु इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खलजी ने अपने समर्थक राजा की बात की अवहेलना की। खास करके जिसने उसके समर्थन किया था कामरूप का राजा, उसकी भी बात को उसने नहीं मानी। तो राजा कामरूप की बात की अवहेलना करते हुए उसने तिब्बत पर आक्रमण किया। तिब्बतियों ने उसका डटकर मुकाबला किया तथा उसकी सेना काफ़ी संख्या में घायल हुई। वहाँ से करसीन नामक शहर गया, जहाँ प्रत्येक दिन 15,000 घोड़े विक्रय होते थे। इन सब बातों का विस्तारित रूप जिन बंधुओं को, जिन इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ज़रूरी हो, उनको भी मेरा एलानिया तौर पर कहना है कि वो तारीख़ फ़रिश्ता यानी तारीख़ फ़रिश्ता, मैंने तो उर्दू, ये तारीख़ फ़रिश्ता फ़ारसी में है, जिसका ट्रांसलेट इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अन्य भाषाओं में हो चुकी है, तो उनमें इसका पूर्ण प्रमाण मिलेगा। अब वहाँ से वो करसीन से कामरूप के लिए वो चलता है। मार्ग की कठिनाइयों से उसकी सेना की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। करसीन से वो कामरूप के लिए प्रस्थान किया। सैनिकों के खाद्यान्न एवं घोड़े का चारा का भी अभाव हो गया था। करसीन नगर से वह कामरूप पहुंचा। कामरूप के अहोम राजा से उसकी भेंट भी न हो सकी थी कि वह एक अन्य संकट में फंस गया। तिमकरी नदी के पुल का 2 तख्ता ख़त्म हो गया था। नदी तट पर वह एक मंदिर था। उसने अपनी सेना को मंदिर के चबूतरा पर ठहराया। अब देखिए वहाँ क्या होता है। चबूतरे पर ठहरा दिया। इसकी तबाही और बर्बादी की सूचना कामरूप के राजा अहोम को मिल चुकी थी। उसने इस सुअवसर से लाभ उठाने का इरादा किया, इसलिए उसने अपनी सेना तथा प्रजा को आदेश प्रदान किया कि मुसलमानों से रण क्षेत्र में युद्ध करना खतरा से खाली नहीं है, अतः मंदिर पर अचानक आक्रमण कर दी जाए। प्राण रक्षा हेतु जब वे लोग मंदिर के अंदर छिपेंगे, वैसे ही मंदिर के दरवाजे बंद कर दी जाए तथा किसी को अंदर से बाहर निकलने न दिया जाए। इस प्रकार सभी मुसलमान मंदिर के अंदर भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। राजा की योजना की सूचना भी इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खलजी को मिली। वह तुरंत अपनी सेना के साथ मंदिर के अहाते से बाहर निकलकर नदी तट पर आकर ठहरा। इसी संदर्भ में कामरूप देश का एक घोड़सवार अपने घोड़े को नदी में उतारा, यानी कामरूप के राजा से भयभीत होकर के
वो मंदिर के चबूतरे से भी बाहर आ गया और घाट के सामने जो है खड़ा था। इसी समय में जो है कामरूप का सैनिक जो है नदी में अपना घोड़ा को उतार दिया। उस घोड़े को उतरना देख करके इसके साथ जो सैनिक थे वो सब सैनिक भी उसमें उतर गया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि वहाँ तेज़ धार थी और उसका देखा जो उसने पार किया था उसको तो घाट का अंदाज़ा था कि यहाँ कम पानी ऐसे निकल जाएंगे। वो लोग जहाँ जहाँ था उसी जगह से नदी में घोड़े को तैरा दिया। इतनी तेज़ धार थी कि बहुत सारे उसमें बर्बाद हो गए, बहुत सारे लोग उसमें बर्बाद हुए। अब आगे मैं बताने जा रहा हूँ, वो तो खुद पड़ी थी। अब इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खलजी मात्र 100 सैनिकों के साथ सुरक्षित नदी पार कर गया था, किंतु शेष सैनिक नदी की तेज धारा में बहकर डूब मरी थी। अब बताइए 12,000 सैनिक में 100 सैनिक उसका साथ होता है, 100 सैनिक के साथ वो वापस हो रहा है। तो अब बताइए कि क्या स्थिति रहा होगा, कितने लोग मरे होंगे। मरने वालों की संख्या जो है कितना हो गया, आप लोगों के समझ में अच्छी तरह से बात आ गई। इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खलजी जब अपने सहयोगियों के साथ देवकुंड पहुंचा, तब उसे अपनी योजना की असफलता तथा अपनी सेना की तबाही, अपनी योजना और सेना की तबाही की खबर उसको एहसास हुआ। अब सवाल है कि इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खलजी जब अपने सहयोगियों के साथ देवकुंड पहुंचा, तब उसे अपनी योजना की असफलता तथा अपनी सेना की तबाही और बर्बादी का पश्चाताप हुआ। इस चिंता में वह बीमार पड़ गया। उसकी असफलता का समाचार संपूर्ण भारत में फैल गया। उसकी जितनी सेनाएं तिमकरी नदी में डूबकर मरी थीं, उनके परिजन झुंड के झुंड उसके पास देवकुंड जो वर्तमान में बिहार राज्य के अरवल और औरंगाबाद जिले की सीमा पर अवस्थित है, वह स्थल पहुंचकर उसने गालियां दे रहे थे। तबकाते नासरी एक किताब का नाम है, तबकाते नासरी एक किताब का नाम है, जिसमें इतिहासकार लिखा है, जिसे मैं तबकाते नासरी पुस्तक के अनुसार 1206। अब ज़रा गौर कीजिएगा। में इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खलजी अस्वस्थता की स्थिति में देवकूट में चादर ओढ़े बिछावन पर सोया हुआ था। उसका सहायक अली मर्दान खलजी बारसोल, यह स्थान कहाँ है, पश्चिम बंगाल राज्य अंतर्गत पश्चिम मेदिनीपुर जिला स्थित बीनपुर प्रखंड के NH 5 पर अवस्थित है। देवकूट आया तथा उसके कमरे में प्रवेश किया और मुंह पर से चादर हटाई और उसके पेट में तलवार घोंप दिया। इससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरने की देखिए कितनों को। अब ज़रा गौर कीजिएगा, राज सत्ता प्राप्त करने के लिए लेके तो कुछ जाना नहीं था उसको, यहीं पर राजा बनना था। नदिया में जो है बेइंतहा लोगों का कत्लेआम किया। जितने वहाँ ब्राह्मण वगैरह थे वो लोग कुछ भाग करके पूरी चले गए, मंदिर में छुप गए, और जो वहाँ जितना था सब मारा पड़ा। एक तरफ किसी की सत्ता के लिए किसी का कत्लेआम करके अपना वर्चस्व बनाने के लिए इतना बड़ा काम किया, और मौत उसकी कैसे हो रही है कि जिसको उसने अपना सहायक चुना था वही आ करके देवकूट पहुंच करके उसको जो है छुड़ा, तलवार घोंप दिया सीने में। तो अब बताइए, धन संपत्ति राजपाट
ये क्या है, कुछ नहीं समझ में आता है। अब मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा जुनून में आ गया, जो मैं इतना सा बता दिया कि जो बताना इतना सा जहन में मेरा बैठ गया, जो हम बोल दिया। राजपाट चलाने वाला ऐसे अंधा होता है, किसी को नुकसान पहुंचा देगा, अपना भविष्य नहीं देखेगा कि हमारा क्या होगा। अब लीजिए उसकी मौत हो जाती है वहीं, कहाँ पर, देवकूट में। और किसके द्वारा मारा जा रहा है, तो अपने सहायक अली मर्दान खलजी के यहाँ तो मारा पड़ता है। अली मर्दान कहाँ था, बारसोल से आया था, मारा पड़ गया, मर गया। अब उसको इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खलजी के पार्थिव शरीर को देवकूट से बिहार प्राचीन उदंतपुर अथवा औदंतपुरी यानी वर्तमान बिहार शरीफ लाया गया। यहाँ उसके शव को किला के अंदर दफनाया गया। बिहार शरीफ उदंतपुर या उदयंतपुर अथवा औदंतपुरी के किला में उसकी कब्र आज भी अवस्थित है। पटना का बख्तियारपुर उसके नाम पर ही है। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि इस बंगाल, बिहार, उड़ीसा सबको जीत करके अली मर्दान। अब दूसरे एपिसोड में इसके मौत के बाद अली मर्दान खलजी के बारे में आपको बताऊंगा, वो दूसरा एपिसोड होगा मेरा। उसके बाद फिर बंगाल का जो है शासक बनता है कौन, अली मर्दान खलजी, उसको मार करके। तो आज मैं आपको इतना ही बता देता हूँ कि जो सत्ता में आता है बहुत हद तक उसके राज्य में सत्तासीन होने के बाद नशा चढ़ जाता है। जिस तरह तंबाकू खाने वाले को नशा होता है, शराब पीने वाले को नशा होता है, दौलत कमाने वाले को नशा होता है, उसी तरह सत्ता में रहने वालों को भी एक नशा होता है। और एक कौम को दबा करके अपनी वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए इस तरह की धांधली करते हैं। मगर सबको यहाँ से जाना है। समझाना यही है कि बहादुर शाह जफर के औलाद को देखिए, जो शेष अब्बास का औलाद है, रंगून में कटोरा लेके मांग के खा रहा है। मिर्जा जमा बख्त का पोता की बीवी सुल्ताना बेगम हावड़ा में सोरफोर रोड में एक खंडहर वाली मकान में गुजारा कर रही है। जबकि बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था अंग्रेज़ों ने, तो उस समय बहादुर शाह के 2 बेटे और एक पोता का सर कटा हुआ बहुत बड़े परास में कपड़े से ढक करके सामने दिया कि नाश्ते का टाइम हो गया, बादशाह सलामत। जब उठा के दिखलाया तो बड़बड़ा के रोया था। लोगों ने पूछा क्यों रोते हैं, कहा कि मैं इसलिए रोता हूँ कि हमारे पुरखों ने दिल्ली की धरती को एक बार नहीं कई बार इसको रक्त रंजित किया था, जिसमें अमीर तैमूर और बाबर भी हैं। तो इन लोगों का ने जो दिल्ली की धरती को, अब मुसलमानी शासन था, वहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी। शासन सत्ता में जाति धर्म को नहीं देखा जाता है, बल्कि अपनी अपनी वर्चस्व को देखता है, अपनी अपनी वर्चस्व को देखता है कि उसको हटा करके हम रहेंगे, उसका निस्तो नाबूद कर दिया। तो उन्होंने रो करके कहा कि हमारे पुरखों ने अगर ये गलती नहीं की होती, दिल्ली की धरती को खून से नहीं पाटा होता, तो आज हमारे वंशज वालों से दिल्ली की धरती रंगीन नहीं होती, रक्त रंजित नहीं होती। तो मैं इस चैनल के माध्यम से अभी के सत्ताधारी भाइयों से आग्रह करूंगा, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली जो जैनिक बौद्धिक ये जो करा रहे हैं, ये झमेला न करें। या आप सब दिन इस दुनिया में नहीं रहेंगे, अच्छा काम करके जाएंगे तो आपका नाम रहेगा। जैसा कि खूनरेजी कलिंग में, दक्षिणी उड़ीसा में सम्राट अशोक ने किया था,
जब महिलाएं उसके मुकाबले पे आई तो उसका उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो बौद्ध धर्म को अख्तियार कर लिया, बौद्ध धर्म को स्वीकार लिया। और उस समय से जब तक 18 राजा उसका हुआ, बहुत लंबे टाइम तक उसका शासन चला। जहाँ उनमें कमजोरी आई, जनता से दुराव हुआ, जनता के से दूरी बनी, तो सत्ता दूसरे के हाथ में चली गई। उसी तरह से मैं अभी बिहार सरकार हो या दिल्ली की भारत का केंद्रीय सरकार हो, मैं सबसे आग्रह करूंगा इस चैनल के माध्यम से कि उस भावना से ओतप्रोत न हो। जितना ही आपका व्यवहार अखलाक अच्छा रहेगा उतना ही आपका गुणगान होगा। स्वार्थवश अगर कुछ किया जाएगा तो वो कामयाब नहीं होगा। जय हिंद। बना